बाल विकास के चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि वो अलग अलग टॉपिक्स क्या हैं और हमको शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो चैप्टर है इसकी भूमिका, इसका ढांचा आपको सरल से सरल शब्दों में समझ में आ जाए, ताकि आप अपने नोट्स को उस हिसाब से व्यवस्थित कर सकें कि पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। जब एक क्रम जम जाता है तो उसके बाद में आपको उस विषय की समझ में वृद्धि होती है और आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये बाल विकास बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो बाल विकास में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है विकास का अर्थ। सबसे पहले आता है विकास आप किसको कहेंगे, ऐसे शुरू करना चाहिए। बड़ा आराम से इसके बारे में समझना चाहिए आखिर विकास क्या है। तो आप कहेंगे कि हम आज जिस स्थिति में हैं उससे बेहतर स्थिति में होते हैं, उसको विकास कहते हैं। तो ऐसे ही बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषात्मक, संवेगात्मक स्थिति में कोई सकारात्मक परिवर्तन होता है, वो उससे थोड़ा आगे बढ़ता है, तो उसको हम विकास कहते हैं। विकास का मतलब आगे बढ़ना, जो आज है उससे थोड़ा आगे हो जाना। तो ऐसे सरल भाषा में आप विकास को समझ सकते हैं कि बालक में के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, विकास के अलग अलग आयाम हैं। उन आयामों में जैसे जैसे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है उसको हम कहते हैं विकास। तो एक तो विकास का अर्थ आपको समझना चाहिए। मैं आपको एक एक पे डिटेल आपको लिखवाऊंगा और क्या क्या विद्वानों ने उसके बारे में बोला है उन परिभाषाओं को भी हम लोग नोट कर लेंगे। तो एक तो था विकास का अर्थ। दूसरा ये रहता है विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। तो 3-4 डिफरेंस हमको याद करने होते हैं कि जो विकास है वो जीवन भर चलता रहता है, वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक चलती है, विकास को माप नहीं सकते उसको, विकास के अंदर वृद्धि शामिल होती है और वृद्धि अलग होती है। फिर विकास का मापन भी किया जा सकता है और उसका आकलन भी किया जा सकता है, लेकिन वृद्धि का केवल मापन किया जा सकता है। और वृद्धि में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वृद्धि में वो चीज़ें आती हैं जो एक निश्चित अवस्था तक चलती हैं। जैसे शरीर की लंबाई बढ़ती है वो वृद्धि में आता है, शरीर का वजन बढ़ता है वो वृद्धि में आता है। ऐसे ही जो शारीरिक आयाम हैं उनको हम लोग ज़्यादातर वृद्धि में समझते हैं और बाकी के सारे आयाम हैं उनको हम लोग विकास के अंदर लेते हैं, लेकिन वो जो शारीरिक आयाम है वो इस विकास में भी शामिल है। तो विकास एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा प्रत्यय है, बड़ी कंसेप्ट है, और वृद्धि छोटी कंसेप्ट है बाल विकास के मामले में। तो विकास और वृद्धि के बीच में अंतर क्या है? फिर हम पढ़ते हैं इसमें विकास के नियम क्या है। नियम का मतलब फिक्स है, इसमें कोई अब फेरबदल नहीं हो सकता। जब तक कि लोग प्रयोग से सिद्ध ना कर दें तब तक हमें उन नियमों को मानना पड़ेगा, क्योंकि वर्षों के अध्ययन के बाद में, वर्षों के अनुसंधान के बाद में ये नियम बने। तो नियम क्या है विकास के? तो हम नियम पढ़ते हैं। पहला हम नियम पढ़ते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण विकास को प्रभावित करते हैं। कौन ज़्यादा प्रभावित करता है, कौन कम करता है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर प्रभावित करते हैं। ये 2 चीज़ें उसमें याद रखनी होती है, एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है। दूसरा, विकास की गति फिक्स नहीं होती है, अनियमित रहती है। विकास की गति जो है अनियमित रहती है। ऐसा नहीं कि 1 साल में ऐसा हुआ, फिर 1.5 साल में ऐसा हुआ, उसके बाद फिक्स नहीं होता, उसके अंदर अनियमित आती रहती है। आज जैसा विकास हो रहा है कल वैसा नहीं होगा, कल जैसा हो रहा है परसों नहीं होगा, तो उसकी गति बदलती रहती है, लेकिन उसकी गति निरंतर रहती है। विकास चलता रहता है, रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। इनको हम नियम कहते हैं। ऐसे ही हम विकास के बारे में कहते हैं कि विकास सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यानी पूरी दुनिया में किसी भी प्रजाति में विकास एक ही तरह से होता है। फिर हम कहते हैं विकास में विभेद होता है, डिफरेंसेज होते हैं, यानी 2 अलग अलग व्यक्ति एक जैसे विकसित नहीं हो सकते, भले ही वो ट्विंस हो। और अलग अलग प्रजातियों का विकास का प्रारूप अलग अलग होता है। ये कहलाते हैं विकास के नियम। फिर विकास के सिद्धांत।
ऐसे करके हमको टॉपिक में बढ़ना है। सबसे पहले हमने विकास का अर्थ ठीक से समझ लिया और अपनी भाषा में उसको लिख लिया, अपनी भाषा में उसको लिख लिया, 5 लाइनों में 10 लाइनों में एक बार लिख लिया, उसी में से अर्थ निकलेगा और जो सवाल बनेगा एग्जाम में उसी में से बनेगा। दूसरा, हमने विकास और वृद्धि के 3-4 पॉइंट से उनको टेबल बना के लिख लिया, अधिकतर आप ऐसा करते भी हैं। तीसरा, हमने कहा विकास के नियम कौन से, इन विकास के नियमों को हमने लिख लिया। ये मैंने 2-3 अभी बताए, लेकिन अपन चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे तो और भी आएगा। विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, वो सारे नियम है, ये विकास के नियम है। और फिर विकास के सिद्धांत, कि विकास किस प्रकार से होता है, इसको कैसे समझाते हैं अलग अलग लोग, तो वो अलग अलग सिद्धांत हैं। वो व्यवहारवादियों का अलग सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादियों का अलग सिद्धांत है, रचनावादियों का वो अलग सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का बिल्कुल अलग सिद्धांत है, एरिक्सन का अलग सिद्धांत है, सबके अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं। वो विकास को समझाते हैं, विकास इस तरह से घटित होता है, उस प्रोसेस को पूरी को समझाने का काम करते हैं, वो होते हैं सिद्धांत। फिर हम ये पढ़ते हैं कि ये विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं, अलग अलग आयाम। तो विकास के अलग अलग आयाम होते हैं। सबसे पहला उसका शारीरिक आयाम होता है, हमारा शरीर कैसे बढ़ता है। फिर मानसिक आयाम होता है, हमारे मानसिक गतिविधियाँ, हमारी जो मानसिक प्रोसेसेज हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो कैसे विकसित होती हैं। उसके बाद हमारा संवेगात्मक विकास होता है, जिसे हम भावनात्मक विकास भी कहते हैं, वो कैसे होता है। फिर हमारा नैतिक विकास होता है, हम सही और गलत चीज़ों के बारे में कैसे समझना शुरू करते हैं। फिर हमारा सामाजिक विकास होता है, हम अलग अलग संबंधों को कैसे निभाना सीखते हैं, समाज के अंदर अपने आप को व्यवस्थित कैसे करना सीखते हैं। ये अलग अलग आयाम हैं, तो उनको हम आयामों को अलग अलग ढंग से हमको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले शारीरिक विकास, तो जन्म के समय से लेके और अलग अलग अवस्थाओं में आते आते शारीरिक विकास कैसे होता है, लंबाई कैसे बढ़ती है, भार कैसे बढ़ता है, हमारा शरीर का प्रोपोर्शन अनुपात कैसे बदलता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं शारीरिक विकास में। फिर मानसिक विकास में ऐसे अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, उनका कैसे विकास होता है। ऐसे ही हम लोग सामाजिक विकास को पढ़ते हैं कि पहले हम परिवार के बारे में कैसे समझते हैं, फिर बाहर के लोगों के बारे में कैसे समझते हैं, फिर हमारे रिश्ते कैसे निभाना सीखते हैं, उसको हम कहते हैं सामाजिक विकास। और फिर नैतिक विकास समझते हैं कि बच्चा जो छोटा सा है, शिशु अवस्था में, तो नैतिकता के बारे में क्या जानता है, बालक हो गया तो क्या जानता है, वो किशोर हो गया तो नैतिकता के बारे में क्या जानता है, वो सही गलत को कैसे समझता है। होता क्या, कई बार ये शब्द टेक्निकल इतने भारी भारी लगते हैं कि स्टूडेंट उसमें उलझ जाता है। नैतिक विकास कहते हैं, उनको लगता है पता नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि उसका सरल अर्थ ये होता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। समाज ने, संस्कृति ने किसको सही कह रखा है, किसने गलत कह रखा है। जो सही वाली चीज़ें हैं हम ज़्यादा करना सीख जाते हैं, हमारा नैतिक विकास ठीक हो जाता है। तो कहते हैं ना, ये काम अनैतिक था। अनैतिक यानी इसको समाज ने और संस्कृति ने मान्यता नहीं दे रखी है, इसलिए अनैतिक है, लेकिन वो बदलता रहेगा, किसी दूसरे समाज में वो नैतिक काम भी हो सकता है। तो नैतिक विकास को भी हम ऐसे ही समझते हैं। ऐसे हम संवेगात्मक विकास को समझते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हैं। और ये जो भावनाओं का समझना और भावनाओं का नियंत्रण करना, ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े में कैसे होता है, उसको हम कहते हैं संवेगात्मक विकास। ये विकास के अलग अलग आयाम हैं। ऐसे भाषात्मक विकास है कि पहली बार हमारी आवाज़ निकलती है, वहाँ से लेकर हम पहला अक्षर कैसे बोलते हैं, फिर हम पहला शब्द कैसे बोलते हैं, पहला वाक्य कैसे बोलते हैं, तो हमारी भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। ये विकास के अलग अलग आयाम हैं। फिर विकास की अलग अलग अवस्थाएं, ज़्यादातर तो हम इसको 3 अवस्थाओं में बांट लेते हैं, शिशु अवस्था, बालक अवस्था और किशोर अवस्था। और इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये सारे टॉपिक आयाम वाले इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो हम चाहें तो इनको अवस्थाओं के रूप में पढ़ सकते हैं, चाहे तो आयाम के रूप में पढ़ सकते हैं। तो अवस्थाओं के रूप में पढ़ के उसमें आयाम को सेट कर देते हैं, ज़्यादा ठीक रहता है। जैसे एक शिशु है, शिशु का शारीरिक विकास कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक कैसे होता है, भाषात्मक कैसे होता है, नैतिक कैसे होता है, उसको अपन उसमें टेबल में बना लेंगे। यही आयाम वाली बात अवस्थाओं के साथ में एडजस्ट हो जाएंगी। ये अलग अलग अवस्थाएं। फिर कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, तो उसको भी हम क्रम से जमा लें कि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसमें कौन सी चीज़ प्रभावित करती है, उसकी आनुवंशिकता। तो साहब उसमें आनुवंशिकता जो आई है वो उसके इन आयामों को कैसे कैसे प्रभावित करती है। उसके बाद उसका वातावरण, उसके बाद उसके शरीर के अंदर की क्रियाएं, फिर उसका समाज, उसका परिवार, उसके शिक्षक, देश, तकनीकी सुविधाएं, ये सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं, शरीर के बाहर एक एक करके बढ़ते रहिए। शरीर के बाहर जैसे जैसे अंदर आनुवंशिकता आ गई, फिर ये शरीर है, उसके बाद मेरा घर का वातावरण है, उसके बाद मेरा मोहल्ले का वातावरण है, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद में आप
स्कूल में जाते हैं, स्कूल का वातावरण है, उसके बाद आप समाज में रहते हैं, उसका वातावरण है, आप जिस देश में रहते हैं वहाँ का वातावरण है, ऐसे आप एक एक करके बढ़ते रहिए। तो वो प्रभावित करने वाले कारक आपको एक एक करके मिलते रहेंगे। फिर ये तकनीक है हमारे चारों तरफ, ऐसे जोड़िए क्रम से। तो जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी आप सूची बना सकते हैं, उनको मिक्स मत करिए। विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान, तो आप जितना ज़्यादा उसको व्यवस्थित करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ने में रुचि आएगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। और लास्ट में इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है, ये चैप्टर हमने क्यों पढ़ना है। शैक्षिक निहितार्थ यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस चैप्टर का उपयोग क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है सब इतना। शिक्षा के क्षेत्र में इसको बोलते हैं शैक्षिक निहितार्थ, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग क्या है, यूजफुलनेस क्या है। तो हम ये आगे जाके समझते हैं कि जो बालक है उसकी विकास की अवस्था के अनुसार हमको उसकी शिक्षा व्यवस्था की रचना करनी चाहिए। उसका जैसे जैसे विकास होता है उसके अनुसार रचना करनी चाहिए। तो जो चीज़ किसी बालक के लिए काम आ रही है वो किसी किशोर के लिए काम नहीं आएगी, यानी जो किसी चाइल्ड के लिए काम आ रही है वो एडोलसेंट के लिए काम में नहीं आएगी। और उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो इन्फेंट के लिए काम नहीं आएगी, जब वो शिशु अवस्था में रहेगा तो उसकी अवस्था के अनुसार उसकी मानसिक दशा होती है, उसकी अवस्था के अनुसार उसकी शारीरिक दशा होती है, उसकी सामाजिक दशा होती है। तो शिक्षण व्यवस्था को हमें उसके अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। और ये शिक्षा मनोविज्ञान कहती यही है कि जैसा बालक है उसके अनुसार आप शिक्षा व्यवस्था की रचना करो। वो कहते हैं एजुकेशन इज फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड इज नॉट फॉर द एजुकेशन, यानी जैसा बालक है उसके अनुसार शिक्षा की रचना करो। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जैसा शिक्षण व्यवस्था उसमें बालक को ढलना पड़ेगा, और शिक्षा मनोविज्ञान ने यही क्रांति की है दुनिया में। उन्होंने कहा जैसा बालक है वैसे शिक्षा व्यवस्था को ढलना पड़ेगा। तो तब ये विकास की अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक शिशु है, उसकी लिमिट है सीखने की, तो आप उसके अनुसार उसको सिखाइए। एक बालक है, उसकी अपनी रुचियां हैं, उसके अनुसार सिखाइए। एक किशोर है, उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार आप शिक्षा व्यवस्था को बदलिए। तो ये पढ़ने का हमारा शैक्षिक निहितार्थ ये रहता है कि हम उसके अंदर का बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ये बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, और बेस्ट तभी निकाल पाएंगे जब हम समझ पाएंगे कि ये जो हमारे सामने बच्चा बैठा है इसकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषात्मक स्थिति क्या है। अगर हम ये समझ के और हमारी शिक्षा व्यवस्था की रचना करते हैं, हमारे क्लासरूम की व्यवस्था करते हैं, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को बढ़िया बनाते हैं, तो बालक के अंदर छुपा हुआ बेस्ट निकल जाएगा। उसका जो पोटेंशियल है वो मैस्लो की भाषा में एक्चुअलाइज हो जाएगा। उसके अंदर जितना भी भगवान ने पोटेंशियल रखा है, जितनी संभावनाएं रखी है, वो सारी संभावनाएं खिल जाएंगी। जैसा जॉन डेवी कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ यह है कि बालक में छुपी हुई सारी संभावनाओं को प्रकट कर दिया जाए, उसको मदद की जाए, वो प्रकट कर ले, तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ऐसे करके आपको बाल विकास के चैप्टर को व्यवस्थित करना चाहिए सबसे पहले, और उसके अनुसार नोट्स बनाने चाहिए। अब ये सारे जो चीज़ें हैं आपके सामने, ये लगभग 7, 8, 10 पेज का पूरा मामला है। 7, 8, 10 पेज में अगर आप इनको ठीक से जमा लेते हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और फिर इन पर जो पहले से क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को देख लें। लास्ट में यही करना चाहिए, समझ के, और फिर जो क्वेश्चन है उनको देख लें, और कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो लगभग इस पूरे चैप्टर में आप अगर 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर में से कभी भी कोई सवाल ऐसा नहीं आएगा जो आप गलत करेंगे। लेकिन रटने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा गहरे में उतरना पड़ेगा। और ये बातें बहुत मुश्किल नहीं है, केवल इन शब्दों के जाल से निकल के और आपकी समझ को सरल करना है। और शिक्षा मनोविज्ञान ने बार बार ये बात कही भी है कि कोशिश करिए कि पहले सरल को समझिए फिर कठिन में जाइए। जैसे पहले सरलता से आप इन बातों को समझ लीजिए, फिर एक एक चैप्टर में उतरिए। अब विकास का मूल अर्थ ही आपको नहीं पता है तो विकास की परिभाषाएं कैसे याद होंगी। जब विकास और वृद्धि का मूल अंतर ही नहीं पता है तो आप इनके दोनों के फर्क को और गहराई में कैसे समझ सकते हैं। आपको विकास के नियम पता नहीं है, नियम शब्द का ही अर्थ मालूम नहीं है, विकास शब्द का अर्थ मालूम नहीं, तो विकास के नियम समझ में नहीं आएंगे। और अगर आप नहीं जानते कि सिद्धांत क्या चीज़ होती है तो आपको सारी चीज़ें एक जैसी लगेंगी, उनमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो सिद्धांत के बेसिक्स आपको आने चाहिए। आयाम शब्द का ही आपको नहीं पता, आयाम क्या होता है, डायमेंशंस क्या होते हैं, तो फिर आप कहेंगे ये आयाम वो आयाम रटते रहेंगे, लेकिन आपको आयाम शब्द का अर्थ पता नहीं, डायमेंशन। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो इस रूप में देख रहे हैं, ये एक आयाम है मेरे को देखने का। तो मेरा दूसरा आयाम ये, एक तो आप मुझे देख रहे हैं, एक आयाम ये है, डायमेंशन है, एक मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को सुन रहे हैं। तो मेरे पर्सनैलिटी में से एक दूसरा आयाम है जो देख रहे हैं, मैं बोलता कैसे हूं,
एक तो मैं दिखता कैसे हूं, एक मैं बोलता कैसे हूं। फिर आप मेरे भावनात्मक एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि मैं जब बोल रहा हूं तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं या घबराया हुआ बोल रहा हूं, तो आप मेरा तीसरा आयाम देखेंगे। ऐसे मेरे अलग अलग आयाम आप देख रहे हैं इस समय। फिर आप एक दूसरा और आयाम देखेंगे कि मेरा नॉलेज कितना है, मेरा कंटेंट कितना है, उस आयाम पे भी आपकी नज़र रहती है। इसको बोलते हैं अलग अलग तरह के आयाम, डायमेंशंस। जितना ज़िंदगी में हम लोग अलग अलग आयाम में चीज़ों को देखने में अभ्यस्त होंगे, उतने ज़्यादा हम लोग विकसित होंगे। वरना हम एक ही आयाम में किसी को देखेंगे तो हम उसके बारे में भूल कर सकते हैं। साइकोलॉजी हमको यही सिखाती है, मल्टी डायमेंशनल हमारी समझ होनी चाहिए। तो ये आयाम हो गए, फिर अवस्थाएं हो गई, अलग अलग अवस्थाओं में व्यवस्थित कर लिया। फिर अलग अलग कारक, मैंने कहा कारक शुरू करिए शरीर के, आनुवंशिकता से लेकर शरीर, और आगे बढ़िए देश की तरफ। और फिर शैक्षिक निहितार्थ, क्या क्या संभावनाएं, उनको भी आप पॉइंट बना लीजिए कि शिक्षा में क्या क्या फायदे होंगे अगर हम विकास को समझेंगे तो वो भी ऐसे पॉइंट वाइज हैं, उस पर हम अलग से क्लास करेंगे। तो ऐसी हमारी क्लासेस इन सारे टॉपिक्स पर रहेंगी ताकि आपकी समझ सरल हो, आपको मजा आए पढ़ने में। और स्टूडेंट के रूप में ही नहीं, जब आपका सिलेक्शन हो जाए एज ए टीचर, तो भी आप एक अच्छा टीचर बनकर बच्चों के विकास में सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार। और इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आपके दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। ज़्यादा हमको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए, आप ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाएंगे तो हमको भी लगेगा हमें स्टूडेंट्स के हित में और प्रयास करने चाहिए। नमस्कार।